अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजी साहब। राजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जस्टिस अतर मिल्ला ने इमरान खान की हमायत किन अल्फाज में की और उन्हें पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर दिखाने का मुतालबा क्यों किया गया, और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने क्या इंकिशाफ किया है, इसका हाल अहवाल भी हम रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अलवी साहब ने माली और ठेकेदार इस मुल्क के अंदर किसे कहा, और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ अब एक और नए मुकदमे की तैयारी की जा रही है, इसका हाल अहवाल भी हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राज साहब, जो खबर इम्पॉर्टेंट है इसलिए चूँकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसी जज ने इमरान खान के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उन्होंने माजी के केसेस का हवाला भी दिया। जस्टिस अतर मिल्ला ये कहते हैं कि इमरान खान की पेशी लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जस्टिस अतर मिल्ला ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल ये इख्तलाफी नोट लिखा है, जिसमें कहा कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरमीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। इख्तलाफी नोट में यह भी कहा गया कि बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। इख्तलाफी नोट में मजीद ये भी कहा गया कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184(3) की तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। नैब तरामीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदे होने पर तज़लील का निशाना बनाया, हरासा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI भी आम कैदी नहीं, उनके लाखों पैरोकार हैं, जिसके हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। SOPs का ना बनना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं है। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलदम करार दी और उसके बाद हुकूमत जो है इसमें अपीलों में चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सब कैसे देखते हैं इस इख्तलाफी नोट को? पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट इख्तलाफी नोट है, क्योंकि अतर मिल्ला ये कह रहे हैं कि जो ताकत का असल सरचश्मा है वो अवाम है और अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। अच्छा, मैं ये देख रहा था राय साहब कि पाकिस्तान के मीडिया ने इसे डाउन प्ले किया है। अगर ये इख्तलाफी नोट जैसा माजी में काजी साहब लिखते रहे हैं तो उसे पूरे का पूरा छापा गया है, लेकिन 13 सफ़हात के अंदर से जो पाकिस्तान के मीडिया ने सिर्फ एक पैराग्राफ की खबर जो है वो लगाई है, यानी डंडी मारी गई है और पाकिस्तान का मीडिया मिलकर ये खेल इमरान खान के खिलाफ खेल रहा है। साहब देखिए हाशमी साहब, इमरान खान साहब की पेशी से जुड़ी 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। ये दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और जस्टिस अतर मिल्ला ने आज के दिन में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को कैसे लाजवाब किया और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बदनीयती अब 7वें जज ने भी मुकम्मल तौर पर कैसे एक्सपोज कर दिया है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इसके अंदर जो पहला अहम तरीन नुक्ता है वो नुक्ता ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को मुखातिब करते हुए जब ये जो 7 जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस अतर मिल्ला भी शामिल हैं, जस्टिस जमाल बंदोखेल भी, जस्टिस मंसूर अली शाह भी, और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक जस्टिस आयशा, तो जो इन जज साहिबान के रिमार्क्स आए उससे ये लगा कि ये तमाम जज साहिबान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला था, इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है उसके पीछे PTI से उसका इंतखाबी निशान छीनना था। तो इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जब खुद को डिफेंड कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक मरतबा नहीं कोई 5 मरतबा इस तरह के जुमले बोले कि उनका इमरान खान साहब से और PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला दुरुस्त है। और अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 5 मरतबा ये कह रहे हैं कि उनका ये फैसला दुरुस्त है, तो फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ज़रा कानून पढ़ लें। वैसे तो वो चीफ जस्टिस है, वो कानून पढ़ लें कि फिर वो जो रिव्यू पिटीशन है PTI की, उस रिव्यू पिटीशन से उनको अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि आप तो बार बार उस रिव्यू पिटीशन को सुनने से पहले, यानी नज़रसानी की जो पिटीशन है उसको सुनने से पहले आप बार बार कह रहे हैं कि मेरा बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला दुरुस्त था। तो इससे तो जाहिर ये हो गया
कि जो नज़रसानी की पटिशन है उसके ऊपर भी आप यही फैसला देंगे। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी जो है ये जस्टिस फायज ईसा पर हंस रही है और किस तरीके से वो अपना मजाक बनवा रहे हैं। अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस अतर मिनल्ला के 3 जुमले जो पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किए हैं, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सबसे अहम नुक्ता ये बयान किया कि इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पर पेशी थी, पहली पेशी भी जब इमरान खान साहब को 2 घंटे 27 मिनट तक इंतजार करवाया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और वो समात लाइव नशर भी नहीं हुई। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर पहली पेशी से पहले जो 184(3) का आर्टिकल है, इसके तहत जितने मुकदमात थे ये बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। अब बेंच 1 कौन सा होता है, कमरा अदालत नंबर 1 कौन सा होता है, जहां पर चीफ जस्टिस मुकदमात की समाअत करते हैं, इसे अमूमन बेंच 1 कमरा नंबर 1 कहा जाता है। तो इस कमरा नंबर 1 से जस्टिस फायज ईसा जब भी किसी बेंच में बैठे हैं तो तमाम मुकदमात लाइव दिखाए गए। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, इसके जो नताइज आए हैं, इससे साबित हो गया कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और करोड़ों की तादाद में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह बता दिया कि असल नताइज 8 फरवरी 2024 के ये थे कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीते। इसलिए उन्होंने बिटवीन द लाइंस बड़ा ज़बरदस्त पंच किया। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन से साबित हो गया कि इमरान खान साहब के करोड़ों वोटर्स हैं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक अवाम को रसाई ना देने की कोई ठोस वजह नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही वक्त में कई ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ में इमरान खान साहब को सजा हो गई है और उसके बाद उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव आया है अदलिया के ऊपर, इसका एक भयानक राज भी खोला। यानी एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिखा। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यहाँ तक कह दिया कि जब ISI ने हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश की, हमने जब उनकी मर्जी के फैसले नहीं दिए तो हमें अफ़गानिस्तान के नंबरों से ISI के एहलकारों ने तालिबान का रूप धार कर हमें धमकियाँ दी। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस बात की तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हिरासा करने में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठ जोड़ है। इसी वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती है। अब उसके बाद जब जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 7 जजेस ने जस्टिस फायज ईसा को अपने रिमार्क्स के जरिए इस तारतन में कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर बदनीयत साबित कर दिया, तो एक मौके पर जस्टिस फायज ईसा ने अपने मुतल्लिक एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। और इस एतराफ़ जुर्म में जस्टिस फायज ईसा ने यह कहा, जब उन्होंने जस्टिस आयशा को भी बात करने से रोका, तो उन्होंने कहा कि मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं इतनी शायद तारीख में किसी को नहीं पड़ी होंगी। अब इसके अंदर जस्टिस फायज ईसा साहब के लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। जस्टिस फायज ईसा साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप सुन लें नहायत अदब और एहतराम के साथ। आपने ये अल्फाज बोले कि जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं इतनी गालियां मुझे कभी भी नहीं पड़ी या तारीख में किसी जज को नहीं पड़ी। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि ये गालियां आपको किसने दी हैं। शायद आप छुप छुप कर सोशल मीडिया देखते होंगे, ट्विटर देखते होंगे। वो ट्विटर जिसको बैन कर रखा है, आप कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो किसने पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद कराया? ये तो इजहार आज़ादी राय पर सबसे बड़ा हमला पूरी दुनिया में तस्वुर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब यह है कि आप भी VPN लगा के ट्विटर देखते हैं और आप देखते हैं कि ट्विटर पर लोग जो हैं आपको किस तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है फायज ईसा साहब कि आपका जब ये टेन्योर ख़त्म होगा, अभी तो शायद कुछ लोग खौफ से कि आपके पास अख्तियारात ऐसे हैं और आपने अपने अख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल भी किया है जिससे जमहूरियत को और आम लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो आपके अख्तियारात की खौफ की वजह से कुछ लोग आप पे तनकीद नहीं कर रहे। जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होगी उस दिन आपके साथ क्या होगा?
जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होगी उस दिन के बाद आपके ऊपर कितनी कड़ी तनकीद होगी। ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। उस दिन के मुतल्लिक जरा आप सोचिए, क्योंकि 150 दिन आपकी रिटायरमेंट में रह गए हैं और अगर आपने 3 साल की एक्सटेंशन ले भी ली तो 3 साल का ये जो टेन्योर है, ये तो जनाब बाजवा का 6 साल का जो टेन्योर था वो भी गुजर गया। आज जनाब बाजवा किसी अवामी मकाम पर जाने के काबिल नहीं है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर, उनको जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने माइनस करने की कोशिश की। अवाम ने जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल माइनस कर दिया। उसके बाद आपने जस्टिस फाइज ईसा साहब खान साहब से और पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीनकर उनको माइनस करने की कोशिश की। अवाम ने आपको इस तरह से माइनस किया कि आप खुद ये इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि तारीख में किसी जज को इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी गालियां आपको पड़ी हैं। इसी तरह जो शख्स, जो फर्द, जो इदारा, जो शख्सियात, जो निज़ाम इमरान खान साहब को माइनस कर रहा था, वो सब इस वक्त माइनस हो गए हैं और हर तरफ से उन्हें तनकीद का सामना है। तो एक तो जस्टिस फाइज ईसा साहब, मुशर्रफ का जो 9-10 साल का दौर था वो भी गुजर गया, जनरल ज़ियाउल हक का दौर भी गुजर गया, जनरल बाजवा का भी गुजर गया। तो आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिल भी गई तो वो भी गुजर जाएगी। लेकिन तारीख आपको, मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि इंसाफ और अदल कानून की जो तारीख है उसके कूड़ेदान में आपका जो किरदार है उसको वहां पे फेंका जाएगा। अब हाशमी साहब, यहां पे जो GHQ के नुमाइंदा समझे जाने वाली जो 2 शख्सियात हैं, यानी फैसल वौडा और इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल की टांगें तो कांप गई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, अगरचे उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी गई। लेकिन फैसल वौडा का केस थोड़ा डिफरेंट है। फैसल वौडा ने जो कैमरों के सामने डींगे मारी, उन डींगों में तो उन्होंने ये तासुर दिया कि वो डट गए हैं, लेकिन उनका जो तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ ये अब सामने आया है। और इस तहरीरी जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं तो अदलिया की तौहीन का कभी सोच भी नहीं सकता। अब इसके बावजूद कि फैसल वौडा जो है, इनकी तकरीर और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इन्हें 1 हफ्ते की मोहलत जस्टिस फाइज ईसा ने इनको एक सेफ एग्जिट देते हुए 1 हफ्ते की मोहलत दी कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खबर छुपी है, वो हमारे व्यूअर्स जरा समझें कि जस्टिस फाइज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे फैसल वौडा को बचाने के लिए क्या एक घिनौना खेल खेला है। इस्तारतन मैं कह रहा हूँ, घिनौना का लफ्ज़ इस्तारतन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये उन्होंने खेल क्या खेला है। जस्टिस फाइज ईसा ने जितने भी चैनल थे जिन्होंने फैसल वौडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की, उन्हें भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए या नोटिस जारी कर दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर जब चैनल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी, उनको नोटिस जारी करने का मकसद यह है कि इस केस को इतना फैला दिया जाए कि फैसल वौडा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके और इस केस को चैनल के साथ नथी कर दिया जाए। और चैनल्स के खिलाफ जब कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो फिर यह आज़ादी इज़हार राय का मसला बना दिया जाएगा। इस तरह से फैसल वौडा का केस इसके साथ नथी है, तो फैसल वौडा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि फैसल वौडा के खिलाफ जब कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त करनी चाहिए थी कि जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने के बावजूद कैमरों के सामने आकर फैसल वौडा ने कहा कि मैं इन अदलिया के जजों के मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं, और फिर सेनेट में जाके पूरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीर की। तो जब फैसल वौडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तज़ीक आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तज़ीक आमेज तकरीरें भी कर दी, तो फिर आप उन्हें क्यों कह रहे हैं कि 7 दिन का वक्त है, आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें? लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, जिसने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि नून लीग के जो इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों से जाली तरीके से जीते हुए उम्मीदवार थे, इनको हमने बार बार कहा कि आप अपने फॉर्म 45 इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जमा कराएं। इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपने फॉर्म 45 जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपके पास जो फॉर्म 45 है वो आप जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन इससे इनकारी हो गया और वो भी अदालत में पेश नहीं हुआ, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हुआ। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे,
उन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा कराए और ये तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, जो अमली तौर पर जीते थे, उनके फॉर्म 45 के साथ मुस्तफ़ा नवाज खोकर के फॉर्म 45 मैच कर गए। तो अब जब ये इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर फैसला पीटीआई के हक में आने वाला था, जब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सिर्फ 6 जून तक मोहलत दी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ी संगीन वारदात की, क्योंकि ये तीनों लीगी जाली जीतने वाले उम्मीदवार, इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी और सिकंदर सुल्तान राजा ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और इनकी जो दरखास्त थी इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया। यानी ये कितना गिरेंगे सिकंदर सुल्तान राजा। मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि पूरा पाकिस्तान इनके इस किरदार पर इस्तारतन थू थू कर रहा है। तो ये जब आईना देखते होंगे या अपनी फैमिली का सामना करते होंगे, घर पे जाके अपना चेहरा देखते होंगे, तो इनको अपना चेहरा देखते हुए कितनी घिन आती होगी कि ये 25 करोड़ आवाम के साथ किस किस्म की घिनौनी वारदातें कर रहे हैं। और इसलिए अब तो मैं वो वाहिद साफ़ी था, जब बाकी तमाम साफ़ी इनकी तारीफ़ें करते थे तो मैं ये कह रहा था कि ये कोई अपराइट पर्सन नहीं है। और उस वक्त मुझे पीटीआई के लोगों की जानिब से बड़ी तनकीद का सामना भी था, लेकिन एक साफ़ी के तौर पर मेरी ग्राउंड के ऊपर ये असेसमेंट थी कि ये एक बाइस्ड और बदनीयत चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अब तो इनके फ़ैन क्लब के मेंबर्स, इंक्लूडिंग एक और साफ़ी, मारूफ साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने भी इनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है। तो इस तरह से इस फ्रॉड रियासत में पीटीआई को वापस इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए ये फ्रॉड किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने जो बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल किए इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से रोकने के लिए, क्या वो कामयाब हो गए? अगर वो एक्सट्रीम के हथकंडे कामयाब नहीं हुए तो अब आपके ये जो ओछे हथकंडे हैं, क्या ये कामयाब होंगे? कभी भी नहीं। उल्टा होगा ये कि इस्टेब्लिशमेंट पर मजीद तनकीद होगी और नून लीग इस पूरी सूरत में मजीद सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। असफ आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से एक्टिव हुए और जब से उन्होंने ऐवान सदर छोड़ा है, उनका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान के राब्तों को बहाल किया जाए पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ और बातचीत से मामलात हल किए जाएं। लेकिन ये जो नई वाइब्स आ रही हैं जिनमें इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, उनकी जमात को ख़त्म करने के हवाले से, पाबंदी के हवाले से तमाम बातें हो रही हैं, ये तमाम सियासतदान क्यों कोशिश नहीं करते पाकिस्तान के लिए? ये इमरान खान के पीछे इस तरह पड़े हुए हैं, शायद इमरान खान के पीछे पड़ने से उनके मकासद हल हो सकेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। राज साहब, आरिफ अलवी साहब ने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी किया और इसमें 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आरिफ अलवी ये कहते हैं कि बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। गुस्सा नफरत ख़त्म करें और दरगुजर से काम लें। पीटीआई के आज़ाद होने पर ख़तरे का खौफ निकाल दें। वो कह चुके हैं कि आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहाल करें, मैंडेट वापस और इमरान खान को रिहा करें। हर एक पर गद्दारी का लेबल लगा देते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को भी नहीं छोड़ा गया। मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें? धांधली से, इक़्तिदार में आने वालों से। तो उनको अथॉरिटी तो दे दो। ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ये तो ठेले वाले भी नहीं, ठेले वालों की भी कोई इज्जत होती है। 47 वाले 50 आदमियों के दरमियान जाने के लायक नहीं। बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। और राय साहब, इसमें खबर ये भी है कि एक चार्टर त्यारे की बात की जा रही है और ये चार्टर त्यारा इमरान खान को ले जाने के लिए बड़ा बेताब खड़ा है। और ये चार्टर त्यारा जिन्होंने खड़ा किया है वो भी बहुत बेताब हैं कि जल्द से जल्द इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को एक किनारे लगाकर इमरान खान को जहाज़ में बिठाकर इस मुल्क से रवाना कर दिया जाए। क्योंकि राय साहब, अगर ये बातें हो रही हैं तो ये साफ जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान से आप मुकाबला नहीं कर सकते और आप अपनी हार तस्लीम कर लें। जहाज़ में बैठने से तो खान साहब ने बहुत पहले इनकार कर दिया था, लेकिन राय साहब अलवी साहब दरगुजर की बात कर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से हुकूमत वक्त अब इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात मज़ीद तेज़ करने जा रही है। क्या यही हल है पाकिस्तान की तरक्की का कि इमरान खान को माइनस कर दें? देखिए हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अब फ़ौज के साबिक सुप्रीम कमांडर यानी साबिक सदर आरिफ अलवी ने 2 अहम पैगामात दिए हैं। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया और हमारी इस खबर की तस्दीक की
जब कुछ व्यूअर्स हम पर तनकीद कर रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब उन्होंने ऑन कैमरा हमारी खबर का हवाला देते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ये ऑफर की गई थी और ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई कि वो मुल्क छोड़ दें, और अगर इमरान खान साहब मुल्क छोड़ दें तो इस पूरी सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, इमरान खान साहब की अहलिया की गिरफ्तारी भी नहीं होगी। पीटीआई की क़यादत को जिस जबर से गुजरना पड़ा, ये जबर भी पीटीआई पर नहीं होगा। और इमरान खान साहब को धोखाधड़ी से ये भी बावर कराने की कोशिश की गई कि आप बैरून मुल्क रहकर पीटीआई को फाल तरीके से चला सकते हैं। अब इस पूरी सूरत में आरिफ अलवी साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। सुकरात को सजा देने वाला मिट्टी में मिल गया, और आजकल जिसने इमरान खान साहब को झूठी सजाएं दी हैं उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि अगर घर का चौकीदार घर का मालिक बन गया है, यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पाकिस्तान की मालिक बन गई है, तो हम उससे बात करेंगे, इसलिए कि ये फार्म 47 वाली जो जाली हुकूमत है ये तो कोई 50-60 लोगों की गैदरिंग में नहीं जा सकती, क्योंकि ये अगर किसी गैदरिंग में जाएंगे तो इनको तो वहां भी इनके खिलाफ नारे लग जाएंगे। अब इस पूरी सूरत में हाशमी साहब, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर है। शहबाज शरीफ का जो चीन का दौरा है, इसके मुतल्लिक बड़ी हाइप क्रिएट की गई है कि शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा और शहबाज शरीफ की ऐसा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा चीन के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन जाली फार्म 47 पर मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ को चीन की हुकूमत ने भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, और अब जो शहबाज शरीफ जब चीन पहुंचे तो एक शहर के जो डिप्टी मेयर थे उन्होंने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, यानी शहर के डिप्टी मेयर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लेकिन वहाँ भी ये तस्वीरें बनाने से बाज नहीं आए, और ये इन्होंने जब तस्वीरें बनाई तो ख़ुद ये अपने जाल में आ गए, क्योंकि लोगों ने पहचान के शनाख्त करके ये बताया कि ये तो शहर के डिप्टी मेयर हैं। तो ये इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर शहबाज शरीफ की रिस्पेक्ट है। फैसल वाउडा के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जिनको इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर फैसल वाउडा को सेनेटर बनाना पड़ा, और उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी सेनेट की एक नशिस्त से इसलिए महरूम हो गई कि अगर वो फैसल वाउडा को वोट ना देते तो अपना एक और सेनेटर ला सकते थे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो निजी महफिलों में ये कहते हैं, हम तमाम साफ़ी इस बात के गवाह हैं और तमाम साफ़ियों को पता है, वो ये कहते हैं कि फैसल वाउडा एक काबिल नफ़रत किरदार हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती हमसे फैसल वाउडा को वोट दिलवाया। तो इस सूरत हाल में फैसल वाउडा की जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी के साथ उन्होंने मिलने की कोशिश की। आसिफ अली जरदारी तो अब सदर बन गए हैं, और आसिफ अली जरदारी भी फैसल वाउडा से सियासी तौर पर नफरत करते हैं कि इस शख्स की वजह से हमारी सेनेट की एक सीट चली गई। तो इस वीडियो में फैसल वाउडा ने आसिफ अली जरदारी से मिलने की कोशिश की, तो आसिफ अली जरदारी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने एक हिफाजती इसार या एक हिफाजती चेन बनाकर फैसल वाउडा को रोक दिया, और फैसल वाउडा हक्के बक्के हैरान परेशान जो है इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी से उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से भी एक अहम खबर है, जो आपके पास एक क्विक न्यूज़ अलर्ट है, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और उसके बाद एक और अहम खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। राज साहब, ये जो ट्वीट का मामला है इसके ऊपर FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है रऊफ हसन, और इसके साथ साथ रऊफ हसन के अलावा बैरिस्टर गौहर और फिर अयूब बैरिस्टर, ये जो आपके उमर अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब ने तो पेश होने से इनकार किया, और बाबर अवान के ज़रिए उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है, क्योंकि उसमें सवाल ये किया गया है कि आपने ट्वीट की और हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया गया। मसला ये है कि जब ये आप किसी के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम करते हैं और जिसको बुनियाद बनाकर आपने चार्ज फ्रेम किया गया, उस इक़्तिबास को देखना होगा और उस पैराग्राफ को देखना होगा जहाँ से जो हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को लिया गया। अब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मौजूद नहीं है किताबों में, उसे प्रिंट भी किया गया लेकिन उसे पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी ऑन नहीं किया। अब
ये मामला साइफर की तरह अगर अदालत में गया तो वहाँ भी ये सवाल होगा कि जाओ जाकर वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट लेकर आओ, उसमें क्या लिखा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइफर में कहा जा रहा है कि जाओ जाकर साइफर को लेकर आओ, और वो साइफर की कॉपी कभी भी रिकॉर्ड पर नहीं दिखाई गई। राजा साहब, एक तो कार्रवाई की जा रही है और उमर अयूब साहब ने तो कह दिया कि हम नहीं करेंगे, आपके सामने पेश नहीं होंगे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक तो रोक दिया है FIA को मज़ीद कार्रवाई करने से। और अब जो मुतनाज़ ट्वीट का मामला है, मुतनाज़ तो खैर नहीं थी, इसे मुतनाज़ बनाया गया है। अब इस ट्वीट को लेकर बाकायदा तौर पर जो सोशल मीडिया टीम है PTI की, उसके ऊपर एक पॉलिसी साजी जो है वो करने जा रही है। राय साहब देखिए आशफी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने जनरल याहिया और शेख मुजीब के मुतल्लिक जो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया कि सानिया मशरकी पाकिस्तान का असल ज़िम्मेदार क्या जनरल याहिया थे या शेख मुजीब थे। अब इस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा कायम करने की जो तैयारी है ये तो मुकम्मल कर ली गई, लेकिन इस पर एतजाज़ एहसन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प सूरत बयान किया। एक तो एतजाज़ एहसन साहब ने यह कहा कि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि साइफर सिफर केस है, ये केस बनता नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या साइफर में कोई एटमी राज था जो उन्होंने लीक कर दिया? क्या कोई एटमी मिसाइल प्रोग्राम का राज था जो इमरान खान साहब लीक कर देते? एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि साइफर केस बनाकर असल में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी साख को मज़ीद नुकसान पहुंचा दिया। अब ये जो ट्वीट वाला मामला है, एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो रऊफ हसन साहब को और इसी तरह बैरिस्टर गौर को और उमर अयूब साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, तो पहले मरले में इनके खिलाफ किसी तादीबी कार्रवाई से तो FIA ने रोक दिया है। लेकिन इसके अंदर सवाल ये है कि जब ये अदालत के अंदर केस चला तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है किसके मुतल्लिक है? महमूदुर रहमान कमीशन के मुतल्लिक। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट किसने लिखी? पाकिस्तान के आला तरीन जज ने ये रिपोर्ट लिखी। उसके बाद इस रिपोर्ट को अदालत में पढ़ना चाहिए था कि देखें इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है, और इमरान खान साहब ने हकायक के बरखिलाफ बात की। अब अगर ये केस आगे चलता है तो चारों नाचार ये जो महमूदुर रहमान कमीशन है, ये रिपोर्ट आपको अदालत में पेश करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में क्या ऐसा लिखा था जिसके हकायक को इमरान खान साहब ने मस्क करके बयान किया। यहाँ पे जो अनवर मकसूद साहब हैं उनकी भी बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है हाशमी साहब, और ये एक तरफ तकलीफ दे भी है और बड़ी मज़े की भी वीडियो है। वो इसलिए कि उन्होंने रिटायर्ड जनरल्स को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। जिस तरीके से कुछ रिटायर्ड लोग रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर बैरून मुल्क गैर मुल्कों के मुहिब वतन हो जाते हैं। यानी अनवर मकसूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो जब ये रिटायर्ड जनरल हाजिर सर्विस जनरल होते हैं तो उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट दूसरों को गद्दार करार देती है, लेकिन खुद ये रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाकर बस जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क जाकर मुहिब वतन नहीं बनूंगा। यानी अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ जज साहिबान, दूसरी जानिब अनवर मकसूद जैसे जो गैर जानिबदार अदीब जिनकी आलमी सतह पर रिकग्निशन है, वो पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया, आलमी इदारे, इन सब की तनकीद का रुख किधर है? अनवर मकसूद साहब ने नून लीग पर तनकीद नहीं की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। जज साहिबान नून लीग पर तनकीद नहीं कर रहे जो कि इस मैसिव रिगिंग की बेनिफिशरी है, सारी तनकीद तो एस्टेब्लिशमेंट पर हो रही है। तो इसलिए अब भी मौका है इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये जो इमरान खान साहब से डिमांड की जा रही है कि खान साहब जो हैं ये कोई फीके अल्फाज में 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक माफ़ी मांग लें, ये इमरान खान साहब कभी नहीं करेंगे। इमरान खान साहब जब ये फाइनल मैच जीतने से सिर्फ एक बॉल दूर हैं, तो वो क्यों इस किस्म का कोई इकदाम करेंगे? इसलिए बेहतर यह है कि दूसरी जानिब से यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खुद ये जो सियासी मामलात हैं इनसे वो पीछे हट जाए, एक ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए और इसी तरह इमरान खान साहब का मैंडेट वापस करने के लिए या फ़ौरन एक शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए एक मैकेनिज्म तय किया जाए। इमरान खान साहब की पेशी के मुतल्लिक जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना नोट तो लिखा। इमरान खान साहब की एक पेशी पर उनके ब्लू रंग की जो शर्ट की तस्वीर है
वो भी वायरल हुई। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए पेशी के हवाले से, इस पर अब आप देखें कि पूरा जो पाकिस्तान है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब की शायद कोई तस्वीर या सामने आ जाए, तो पूरा पाकिस्तान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी नज़रें मरकूज किए हुए है। और जस्टिस फैज साहब ये फरमाते हैं कि ये जो केस था इसमें कोई आवाम की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको लाइव नशर नहीं किया।